हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम लोग पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस हिंदी में, इंग्लिश में कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस में लास्ट टॉपिक बचता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, ऑक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार, दो टॉपिक बचते हैं। ठीक है, अब लास्ट में तो मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है ना, एसआरपी भी दिया हुआ है। तो बेटा वो सारा जो टॉपिक है ना, वो 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब 12th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर नहीं है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना, वो सारा उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आपको 11th में पढ़ना है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देख लो, वो एज इट इज ही है। क्लियर? उल्टा यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 11th में इतना डिटेल में आप पढ़ नहीं पाते हो, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी सेल की बातें करते हो, तो इसी की एंडिंग को वहाँ की इनिशियल पार्ट में डाला गया है। ठीक है, तो आज हमारा रिडॉक्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद में आपको डीपीपी और क्विज मिलेंगे, सारे आपको ऐप में अवेलेबल रहेंगे। क्लास पीडीएफ भी ऐप में अवेलेबल है, ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अभी मॉनसून ऑफर भी चल रहा है तो रेट्स बहुत डाउन है। तो बच्चे आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, करियर प्लैनेट ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, अनुमापन। तो टाइट्रेशन समझते हो है ना, टाइट्रेशन क्या होती है? तो हम कहेंगे टाइट्रेशन, हम स्ट्रेंथ निकालते हैं एक तरीके से। ऐसे मान लो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं कि जैसे मान लो कि भाई मेरे पास ये एसिड है, ये बेस है, तो मुझे पता है एसिड जाके बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अब कितने इक्वलेंस एसिड कितने इक्वलेंट बेस को न्यूट्रलाइज करता है ना, मतलब कितना अम्ल जो है वो कितने क्षार को क्या करता है, उदासीन करता है। और वॉल्यूम जोन चलता है 10 ml 10 ml नहीं, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी लिए, या इसकी नॉर्मेलिटी कितनी लिए, इसकी मोलैरिटी कितनी है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, कि भाई m/10 के 20 ml को न्यूट्रलाइज करना है तो ये m/20 का कितना चाहिए, या ये m/10 है तो कितना चाहिए, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाई ये कैलकुलेशन जो पार्ट है ना, इसको हम करते हैं टाइट्रेशन से। कहते क्या है, टाइट्रेशन से इसको परफॉर्म करते हैं। तो आपने 11th में टाइट्रेशन करना शुरू कर दिया होगा, 12th में भी करा होगा, और नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, ये आनी चाहिए, इस पे सवाल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन। स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, या फिर बच्चे हम बोल देंगे इसको रिडॉक्स अनुमापन। ठीक है, एक सेकेंड बचाओ हम। ठीक, चलो तो अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई टाइट्रेशन क्या होता, क्या है टाइट्रेशन, क्या समझे आप टाइट्रेशन से। तो हम कहेंगे देखो 3 तरह की टाइट्रेशन है हमारे पास। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो सकती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन हो सकती है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हो सकती है, और भी है, बट हमारे 11-12 के सिलेबस और नीट जेईई के सिलेबस में इतना ही रहता है। ठीक है, अब टाइट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो अगर तुम लैब में गए, तुम्हें कुछ नहीं आता टाइट्रेशन के बारे में, तो टाइट्रेशन होती कैसे, करते क्या है? तो देखो आपको क्या करना है, आपने लैब में देखा होगा एक इस तरह की लंबी कांच की ट्यूब है, देखा क्या है ना, लैब में इस तरह से आपने देखा होगा एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है ना, इसको हम ब्यूरेट बोलते हैं, यहाँ टोटी लगी होती है। ठीक है, ये क्या है, तो हम कहेंगे ब्यूरेट है। ठीक है ना, और ये ग्रेजुएटेड होता है, मतलब हम लोग ग्रेजुएट क्या पढ़ा लिखा है, तो हम कहेंगे नहीं, ये देखो ना, ये मार्क्ड होता है ऐसे, है ना, यहाँ पे क्या होती है, मार्किंग होती है। तो हम कहेंगे ओके चलो ये ब्यूरेट है और यहाँ मार्किंग है कि आप इसके अंदर लिक्विड भरोगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। दूसरा मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है ना, कोन शेप, इसमें भी मुझे एक लिक्विड भरना है, ये मेरा है कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क। क्लियर? अब करना क्या है, टाइट्रेशन कैसे करते हैं? तो देखो मैं तुम्हें समझा रही हूं, अम्ल क्षार अनुमापन। वैसे तो बहुत सारे अनुमापन हैं, हम एक डिस्कस करते हैं कि चलो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अम्ल क्षार अनुमापन। क्या होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कैसे काम करता है, होता क्या है? तो हम कहेंगे देखो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मतलब मान लो कि भाई मैंने यहाँ पे एसिड भर दिया, ठीक है, अब एसिड भर दिया तो तुमने तो उसको फुल कर दिया, ब्यूरेट को है ना, यहाँ पे 0 मार्किंग होती है, यहाँ तक फुल कर दो। ठीक है, फुल कर दिया हमने। अब तो हम कहेंगे ये तो फुल हो गया, इसमें हम भरेंगे बेस। ठीक है, मान लो यहाँ HCl भर दो, यहाँ NaOH भर दो, इसमें एसिड है इसमें बेस है। अब क्या होगा,
तो बेटा एसिड और बेस आपने जैसे ही भरा तो जो कोनिकल फ्लास्क में भरते हो ना उसकी सांद्रता ज्ञात होती है ना, उसकी सांद्रता क्या होती है, पहले से ज्ञात होती है। इसे हम बोलते हैं मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें क्या हो, पहले से नोन हो। ठीक है, अब तुम करते क्या हो, तो तुम कहोगे मैं 20 ml इसके अंदर कोनिकल फ्लास्क में ये बेस भर देता हूँ। 11th में तो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन कोर्स में, तो हम कहेंगे ठीक है चलो 20 ml हम इसमें बेस भर देते हैं। अब तो आपने बेस भर दिया है ना, इसमें क्या भर दिया, एसिड भर दिया। ठीक है, और ये स्पिंक्चर है, चोटी है, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, एसिड निकलेगा। अब इसको हम यहाँ फिट करते हैं। ठीक है, तो आप कोनिकल फ्लास्क को इसके नीचे सेट करो। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे कि भाई है ना ये तो क्षार है, इसमें क्या भरा है, तुमने बेस भरा है, ऊपर क्या भरा है, तो हम कहेंगे अम्ल भरा है। ठीक है, अब टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट वही बराबरी की बात है ना, सामर्थ्य की बात है, लड़ाई की बात है ना। बेस क्या कहेगा, मैं तो OH दूंगा, एसिड क्या कहेगा, मैं H दूंगा, तो लड़ाई होगी तो न्यूट्रल, है ना, यहाँ से HN आ रहा है, यहाँ से OHN आ रहा है, क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, जैसे रेसलिंग होती है ना, पंच मार एक दूसरे को, तो एक घूसा इसने मारा, एक घूसा इसने मारा, बराबर, फिर इसने मारा, फिर इसने मारा, फिर बराबर, फिर इसने मारा, फिर इसने मारा, बराबर। तो आधा घंटा तो देख लो तो मजा आता है, फिर लगता है ना कोई तो जीते कोई तो हारे, है ना। तो ये तो हमने फुल कर रखा है, ये तो आपको लेना है उतना ले लो, है ना, और ये हमने फिक्स कर रखा है 20 ml लेंगे। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, M/10 है, M/20, M/30 है, और इसकी स्ट्रेंथ M/10, M/20, M/30, है ना। तो बराबरी की भी हो सकती है, डिपेंड कुछ भी ले सकते हैं अपन, है ना। तो भाई मान लो ये तो मुझे पता नहीं है, मुझे इसकी स्ट्रेंथ जो ब्यूरेट में भरते हैं ना बच्चा, उसकी सामर्थ्य, उसकी मोलारिटी, उसकी नॉर्मेलिटी मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये अननोन है, मुझे पता नहीं है कि भाई ये एसिड कौन सा बना है, इन्होंने M/30 बनाया, M/20 बनाया, क्या बनाया, बस मुझे इतना पता है सॉल्यूशन। लेकिन ये नोन है, इसका तो मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, तो होगा क्या, तो भाई देखो एसिड जैसे ये स्फिंक्चर ऑन करोगे तो ये एसिड है, कहेगा मैं HN दे रहा हूँ, ये बेस है, ये कहेगा मैं OHN दे रहा हूँ, फिर ये कहेगा मैं और HN दे रहा हूँ, ये कहेगा मैं और OHN दे रहा हूँ, फिर ये कहेगा मैं HN दे रहा हूँ, ये कहेगा मैं और OHN दे रहा हूँ। तो होगा क्या, जैसे ही संपर्क में आएंगे न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल। तो भाई एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना कि ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, है ना। भाई HOH कितने लड़ लोगे आप, भरे तो 20 ml लो, ये तो हमारा फुल भरा हो, है ना, तुम्हारा 20 का 40 ही खर्च हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी कि जब आप हार जाओगे। ठीक है, हार जाओगे, वो पॉइंट ही तो मुझे नोट करना है, आई बात समझ में। वो पॉइंट जो है अंतिम बिंदु पर क्या होगा, तो मैं कहूँगी लास्ट पॉइंट, है ना, अंतिम बिंदु पर क्या होगा, तो हम कहेंगे टाइट्रेशन में होता क्या है, लड़ाई झगड़ा, ये अपना HN दे रहा है, ये OHN दे रहा है, खत्म, फिर ये HN लाया, फिर ये OHN लाया, फिर खत्म। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये मान लो OHN लाया और ये HN लाया, खत्म, लेकिन वो OHN इसका आखिरी था, तो ये गिर जाएगा, है ना, नॉकआउट होता है, गिर जाता है, फैल जाता है, अब तो मैं हार गया। फिर ये HN कहता है ओह मैं ज़्यादा हूँ, तो वो एक HIN, वो एक ड्रॉप, है ना, वो मतलब 0.1 ml का भी जो डिफरेंस है ना, वो मुझे पकड़ना है, वो एंड पॉइंट है। तो बेटा अंतिम बिंदु पर क्या होता है, तो मैं कहूँगी एसिड के मिली इक्विवेलेंस, है ना, ml में लेंगे ना वॉल्यूम बेटा, तो मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट को हिंदी में बोलते हैं मिली तुल्यांक, समझे, मिली इक्विवेलेंट लिख रही हूँ, हिंदी में क्या होता है, मिली तुल्यांक। तो एंड पॉइंट पे एसिड के मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, तो मैं कहूँगी बेस के मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब तो मिलेगा मैं कैसे निकालूंगा मिली इक्विवेलेंट, तो नाम से ही खतरनाक लग रहा है। तो मिली इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, N1V1 नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये भी क्या हो जाएगा N2V2। ठीक है, अब तो मिलेगा कि मुझे दिखेगा कैसे कि इसके HIN खत्म हो गए या इसके OHN खत्म हो गए, लास्ट पॉइंट मैं कैसे पहचानूंगा। तो लास्ट पॉइंट में डिपेंड करता है तुम इंडिकेटर काम में लो या इंडिकेटर ना काम में लो, आई बात समझ में। जैसे यहाँ NaOH ले लिया, तो NaOH क्या करेगा, मेरे तो OHN खत्म हो गए, तो हम यहाँ पे लेंगे फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी मैं, है ना, जब मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी ना, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, तो फिर आएगा टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। उसमें हम यूज़ करेंगे कि फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, फिनॉल रेड क्या होता है ना, और अलग अलग डाइज वाले इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इंडिकेटर क्या करेगा, तो भाई NaOH कहेगा मैं तो खत्म हो गया हूँ, तो मेरे OHN खत्म,
तो अगर मैंने यहाँ थोड़ा सा भी फिनोफ्थलीन मिला दिया, 1-2 बूंद, तो फिनोफ्थलीन क्या कहेगा कि भाई अब तो खत्म हो गया, पूरा लिख दो ना फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन क्या कहेगा, भाई ये तो खत्म हो गया, अब मुझे अपना HIN देना पड़ेगा इसको बचाने के लिए, क्योंकि ऊपर से तो HIN फिनोफ्थलीन इंडिकेटर नहीं लेंगी, है ना, ऐसा इंडिकेटर लेंगी जो बेसिक नेचर का हो। तो मैं यहाँ लेंगी मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज जो OH दे, आपकी तरफ से लड़ाई करने आए तो OH देना, HIN देगा तो क्या मतलब, HIN तो ऊपर से ही रहे, तो मैं ले लूंगी मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है कि भाई जैसे ही HIN आएगा तो मिथाइल ऑरेंज अपना OH दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही ये अपना OH देगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। वैसे तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, येलो ऑरेंज है, लेकिन जैसे ही अपना OH देगा तो ये बता देगा देखो मैंने तो अपना OH दे दिया, अब मैं ऑरेंज से रेड हो गया हूँ, ऐसे। तो एंड पॉइंट मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे को तो ये दिख नहीं रहा, है ना, तो मैं लगेगा ना कि HIN दे रहा है, OH दे रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को तो 2 लिक्विड मिलते हुए दिख रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट पे क्या होता है, अगर मैं इंडिकेटर मिला देती हूँ तो इंडिकेटर की जब खुद की नौबत आती है, खुद की नौबत क्यों आएगी, जब आपकी लड़ाई हार गई, आप हार चुके हो, आपके सारे OH खत्म हो गए, तो हमें देने पड़ेंगे। तो इंडिकेटर जैसे ही अपना H या OH जो भी देता है तो वो उस टाइम क्या कर देता है, अपना कलर चेंज कर देता है, तभी तो उसको इंडिकेटर बोलते हैं, है ना। गाड़ी टर्न होनी होती है तो इंडिकेटर दे दो तो वो क्या होती है, लगबुझ करने लग जाती है, वो आपको बता रहे ये टर्न कर रहा है ना, ये आई बात समझ में। तो इंडिकेटर उस बिंदु पे अपना कलर चेंज करता है, वो कलर चेंज वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज एंड पॉइंट, वो अंतिम बिंदु है। वहां पे हम कहेंगे अच्छा भाई तेरे मीली इक्वलेंट इक्वल्स टू इसके मीली इक्वलेंट, आई बात समझ में। हालांकि एक पॉइंट पीछे लेते हैं बट वो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ की टाइट्रेशन है, तो ये तो फिलहाल मैंने आपको कौन सी समझाई है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एक और हो सकती है रिडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, ये हमने क्या पढ़ी है, तो फिलहाल हमने ये पढ़ी है अम्ल क्षार अनुमापन। टाइट्रेशन कौन कौन सी हो सकती है, तो मैं कहूँगी टाइट्रेशन तो रिडॉक्स भी हो सकती है, ठीक है। टाइट्रेशन कौन सी हो सकती है, तो मैं कहूँगी अम्ल क्षार भी हो सकती है और रिडॉक्स भी हो सकती है, आयोडोमेट्रिक भी हो सकती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ही टाइट्रेशन को डिस्कस करना है, रिडॉक्स टाइट्रेशन को डिस्कस करना है। तो देखो 3 तरह की टाइट्रेशन हम काम में लेंगे रिडॉक्स में। फिलहाल मैंने जो आपको समझाई ना वो मैंने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन समझाई। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन भी 3 प्रकार की बेटा। क्या मैं KMnO4 का यूज करूं, तो पहली टाइट्रेशन है KMnO4 का प्रयोग करते हो, ठीक है। देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था, स्लाइड्स मैंने सेम ले रखी ताकि आपका लेक्चर जो है वो सेम रहे, ठीक है। सेम चीज इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आई बटन में मैं डाल दूंगी, आप वहाँ देख लेना, है ना, कि सेम लेक्चर आपको अगर इंग्लिश में देखना है तो अवेलेबल है। तो देखो KMnO4 का यूज करते हुए, तो KMnO4 क्या होता है बेटा, तो KMnO4 खुद तो गुलाबी रंग का है, पिंक कलर का है, पर्पल कलर का है ना, और KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर मतलब, तो मैं कहूँगी KMnO4 ऑक्सीकारक है, तो यहाँ से ऑक्सीकारक आएगा, यहाँ से अपचायक आएगा, न्यूट्रल, फिर यहाँ से ऑक्सीकारक आएगा, यहाँ से अपचायक आएगा, न्यूट्रल, क्योंकि टाइट्रेशन का तो कॉन्सेप्ट ही है। अब निशान लोगे तो एक HIN आ रहा है, एक OH आ रहा है, न्यूट्रल, तो यहाँ से ऑक्सीकारक आ रहा है, यहाँ से अपचायक आ रहा है, ये कहेगा मैं क्या करूँगा, मैं तेरा ऑक्सीकरण करूँगा, ये कहेगा मैं तेरा अपचयन करूँगा, लड़ाई झगड़ा खत्म। फिर ये कहेगा मैं फिर आ गया, ये कहेगा मैं फिर आ गया। तो एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना जब आप खत्म हो जाओगे, एक जना तो खत्म होगा। तो KMnO4 अगर एक ड्रॉप ज्यादा हो गई, है ना, मान लो ऊपर से क्या आ रहा है, यहाँ से अपने क्या बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क में मैंने अपचायक लिया, तो KMnO4 तो ऑक्सीकारक है, तो ये 1 गया न्यूट्रल हुआ, 2 गया फिर न्यूट्रल हुआ, 10 गया, यहाँ से भी 10 आया न्यूट्रल हो गया। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि KMnO4 का एक ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। तो जब तक ये न्यूट्रल हो रहा था, लड़ाई में हार रहा था, तब तो उसका कलर नहीं था, लेकिन जब ये लड़ाई में जीतेगा उस पॉइंट पे ये अपना रंग दिखाएगा, और इसका रंग तो पिंक है ना। तो विलियन जो है अंतिम बिंदु पे हल्का गुलाबी हो जाता है, लाइट पिंक हो जाता है, मुझे उस पॉइंट को पकड़ना होता है, आई बात समझ में। तो ये है टाइट्रेशन। अगर मैं KMnO4 का यूज करूंगी तो तुम क्या लिखोगे, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है ना बेटा। KMnO4 खुद क्या है, तो हम कहेंगे KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर, स्वयं सूचक है। मतलब कि देखो यहाँ ऊपर से KMnO4 आ रहा है ना, तो भाई ये तो ऑक्सीकारक है बेटा। KMnO4 खुद क्या है, तो मैं कहूँगी ऑक्सीकारक है। यहाँ आप क्या लोगे, तो हम कहेंगे अपचायक लेंगे, तो लड़ाई होती जाएगी, है ना। तो देखो ये पिंक सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी तो ये व्हाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मान लो फेरस ले लिया मैंने, यहाँ फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया, तो ये व्हाइट है। तो इनकी लड़ाई जो है ना, देखो 4 ड्रॉप व्हाइट है, 4 ड्रॉप पिंक है, खत्म। लेकिन अंतिम बिंदु पे क्या होगा, तो ये एक पिंक ड्रॉप इसमें जाएगी ना बेटा, तो लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट नहीं एंड पॉइंट लिखते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो अंतिम बिंदु,
तो बेटा अंतिम बिंदु पे जब KMnO4 की एक बूंद जो है एक्स्ट्रा है, उस बिंदु पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? लास्ट पॉइंट पे विलयन का रंग जो है, विलयन का रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है भाई, लास्ट पॉइंट पे सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो एक टाइट्रेशन तो हम KMnO4 का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे नहीं, सारी टाइट्रेशन KMnO4 से ही थोड़ा ना करोगे, तो K2Cr2O7 ले लो, है ना। ये भी क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी ऑक्सीकारक है। अभी सॉल्यूशन का कलर जो मैंने बनाया ना वही है, इसलिए बनाया ताकि आपको दिख जाए, है ना। K2Cr2O7 प्रैक्टिकल लैब में गए होगी, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं, प्रिज्म जैसे क्रिस्टल होते हैं, एकदम नुकीले नुकीले क्रिस्टल होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो इसका विलयन भी एकदम ऑरेंज आइसक्रीम कैसी होती है वैसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। अगर ये एक बूंद दो बूंद एक्स्ट्रा हुआ तो इसका खुद का कोई कलर नहीं आता है, बहुत ज्यादा होगा तब इसका कलर आएगा, तो फिर तो क्या ही मतलब हो, है ना। तो सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, तो मुझे जब मैं इसकी टाइट्रेशन करूंगी तो मैं बाहर से इंडिकेटर मिलाऊंगी कि भाई तुम तो कलर बताओगे नहीं, अब तुम लड़ाई हार चुके हो या तुम लड़ाई जीत चुके हो, मुझे कैसे पता चलेगा। तो हम कहेंगे भाई तुम खुद तो अपना कलर नहीं चेंज करते हो, तो मैं ऐसा कुछ मिला लूँ, केमिकल मिला लो, कोई रिएजेंट मिला लो, कोई पदार्थ मिला लो, कोई रासायनिक पदार्थ मिला दो, तुम शायद उसका कलर चेंज कर दो, है ना। तुम उसको भी जैसे ही ऑक्सीडाइज करो तो वो खुद अपना कलर चेंज कर, तो बात तो एक ही है, वो पॉइंट मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो है वो मेरा एक इंटरेस्टिंग मेथड है, जहां हम एनसीईआरटी में छुपा हुआ मेथड है, उसको बाद में बताऊंगी। चलो तीनों आज ही पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आया। टाइट्रेशन, हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है, हमारे पास आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है। एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, आयनिक सामने जो पढ़ाऊंगी ना क्लास 11th का उसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, ब्यूरेट से HIN आया तो कोनिकल फ्लास्क से OH आया, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, उल्टा भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचना मैडम ने HIN कहा तो यहाँ एसिड ही भरना है, नहीं। जिसकी सामर्थ्य तुम्हें फाइंड करनी है, जो तुम्हारा अननोन सॉल्यूशन है, अज्ञात विलयन है, उसको ब्यूरेट में भरना है। और जो तुम्हारा ज्ञात विलयन है कि हाँ भाई देखो मैं 20 ml ले रहा हूँ और मुझे इसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी पता है, उसको तुम्हें कोनिकल फ्लास्क में लेना है और उनकी लड़ाई करानी है। लड़ाई मतलब एक ड्रॉप न्यूट्रल, फिर एक ड्रॉप न्यूट्रल, ठीक है ना। और एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, जिससे अंतिम बिंदु पे दोनों की मीली इक्विवेलेंस, इसका N1V1 और इसका N2V2 क्या आ जाए, बराबर हो जाए। उस एंड पॉइंट को मुझे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइट्रेशन का। अब चाहे तुम लड़ाई एसिड बेस की कराओ, चाहे तुम लड़ाई ऑक्सीकारक और अपचायक की कराओ, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, अब वापस एक और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो पहला आपके पास है रिडॉक्स टाइट्रेशन यूजिंग KMnO4। तो आप क्या करो, KMnO4 का प्रयोग करते हुए रिडॉक्स टाइट्रेशन कर लो। तो हम कहेंगे ठीक है। तो बेटा KMnO4 अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में देखो KMnO4 यानी MnO4 माइनस, K प्लस MnO4 माइनस, पानी में घुलेगा कैसे, ऐसे तो टूटेगा। तो हम कहेंगे अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस खुद तो Mn+2 में बदल जाता है, याद रखना है। अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस Mn+2 में बदल जाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो मैं यहाँ 4 वाटर डाल देती हूँ। ठीक है, अब बेटा 4 वाटर डालते हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो तुम यहाँ 8 HIN डाल दो। अब जैसे ही तुमने यहाँ 8 HIN डाले तो चार्ज देखो बेटा, प्लस का 8 माइनस का 8, MnO4 क्या है -1, HIN क्या है प्लस का 8, तो मेरा आंसर प्लस का 7। और यहां देखो तो मेरा आंसर प्लस का 2। तो बेटा डिफरेंस कितने का है, 7 और 2, डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो ऐसा करो, इसको 5 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो। समझे मेरी बात, इसको 5 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, ये तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये खुद 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो सामने वाले से 5 इलेक्ट्रॉन छुड़वाएगा, है ना। तो तुम्हें क्या बताना है कि भाई KMnO4 जो है ना वो ऑक्सीकारक है। ठीक है, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ठीक है, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है। अब अम्लीय क्षारीय दोनों माध्यम में ऑक्सीकारक है, ध्यान रखना, न्यूट्रल मीडियम में भी काम करता है। तथा यह क्या करेगा,
तो मैं कहूँगी अगर तुमने मान लो फेरस का कोई सॉल्यूशन लिया, फेरस सल्फेट लिया है ना, तो बेटा यह फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है ना। अगर तुमने ऑक्सीलेट लिया है तो इसको CO2 में ऑक्सीडाइज करता है। अगर तुमने सल्फाइट लिया है तो उसको सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम है कि इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सामने वाले से छुड़वा के मानेगा। तो जैसे इसकी एक ड्रॉप आएगी, सामने वाले से लड़ाई कर लेगी, तो वो कहेगा ठीक है मैं तो खुद भी अपचाय हूँ, तुम ऑक्सीकारक हो तो अपन दे देता हूँ, मेरे क्या फर्क पड़ता है। तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता जाएगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता जाएगा। पर लड़ाई कभी तो शांत होगी, तो जैसे ही लड़ाई शांत होगी ये एक ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाएगा, उस ड्रॉप को हमें पकड़ना होता है। ठीक है, तो देखो अगर MnO4 माइनस की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में सिर्फ 10⁻⁻6 मोल, कितना छोटा सा है ना। 1 मोल के MnO4 158 ग्राम होता है, तो 158 ग्राम का तुम सोचो कितना सा पार्ट तो मैं तुम्हें कह रही हूँ। ठीक है ना, इतना छोटा अगर है बेटा, तब भी विलयन का रंग क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो भाई इस बिंदु को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है भाई, क्लियर है। तो तुम्हें रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना। रिडॉक्स टाइट्रेशन 3 तरह की टाइट्रेशन बताई थी मैंने। देखो पहले तो हमने एक्सप्लेन मैंने कैसे किया एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से। ठीक है ना, अब अगर मैं तुम्हें बात करूं कि नहीं एसिड बेस्ड नहीं, हमारे कोर्स में तो रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या लेना है, तो मैं कहूंगी एक बार ऑक्सीकारक ले लो और एक बार क्या करो अपचायक ले लो, है ना। तो बच्चे रिडॉक्स टाइट्रेशन में होगा क्या, ऑक्सीकारक क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो अपचायक क्या करेगा, सामने वाले को अपचयित करेगा, है ना। जो ऑक्सीकारक है वो खुद तो अपचयित हो जाएगा और जो अपचायक है वो खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा, और लड़ाई का अंतिम बिंदु जो है वो मुझे निकालना है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा, तो मैं कहूंगी भाई देखो ऑक्सीकारक के मिली इक्विवेलेंट, है ना बेटा। रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक तो होगा ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक के मिली इक्विवेलेंस इक्वल्स टू, तो मैं कहूंगी अपचायक के मिली इक्विवेलेंस। बहुत बढ़िया, चलो दोनों की मिली इक्विवेलेंस, है ना। मिली इक्विवेलेंस ही लिखती हूँ, मिली तुल्यांक लिख सकते हो आप हिंदी में। ठीक है ना, तो बेटा ऑक्सीकारक की मिली इक्विवेलेंट तो मैं कह दूंगी N1V1 और ये क्या हो जाएगा N2V2। क्वेश्चन आते हैं इस पे, नीट और जेई में तो पक्का आते है ना। तो बस मुझे तो लास्ट पॉइंट पहुंचाना है, तो एंड पॉइंट पर, अंतिम बिंदु पर, एंड पॉइंट पर क्या होगा, तो मैं कहूंगी एंड पॉइंट पर तो बस यही चीज होगी, है ना। मिली इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडेंट इक्वल टू क्या होगा, तो मैं कहूंगी मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। ठीक है, अब रिडॉक्स टाइट्रेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। रिडॉक्स टाइट्रेशन में मैं 3 तरीके यूज कर सकती हूँ, या तो मैं KMnO4 को यूज करूँ या मैं K2Cr2 को यूज करूँ। यहाँ एक मेरे पास इंटरेस्टिंग मेथड है इसी, KMnO4 यूज करूंगी तो मेरा फायदा क्या है, तो मैं कहूंगी देखो ये तो खुद सेल्फ इंडिकेटर है ना, तो तुम्हें बाहर से इंडिकेटर मिलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो टाइट्रेशन तो वही जो सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, है ना। KMnO4 की टाइट्रेशन कैसे करेंगे, देखो KMnO4 वाली टाइट्रेशन करनी कैसे थी, तो हम कहेंगे आप ब्यूरेट ले लो, ठीक, और इस ब्यूरेट में क्या भर दो, तो मैं कहूंगी आप KMnO4 भर दो, है ना। तो भाई KMnO4 आपका पिंक कलर का सॉल्यूशन है, फिल कर दो इसको। ठीक है, फिर तो हम कहेंगे ये तो ऑक्सीकारक है भाई, क्या बचे KMnO4 क्या है, तो मैं कहूंगी ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक है ना। अब तो हम कहेंगे अब आपको कोनिकल फ्लास्क लेना पड़ेगा, इसमें क्या भरेंगे, तो इसमें आप चायक भर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एंट्री लेगा, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एंट्री लेगा। तो बच्चे जब ये खत्म हो जाएगा, एक सिचुएशन तो ऐसी आएगी ना कि ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही खत्म होगा ये क्या हो जाएगा, पिंक होना शुरू हो जाएगा। तो ये पिंक हो जाएगा, वो क्या है,
लास्ट पॉइंट आई बात समझ में ना। तो ये KMnO4 है ना। मान लो यहाँ मैंने फेरस ले लिया तो रिएक्शन करा दो, तो MnO4 जैसे ही इसमें आएगा तो ये कहेगा मैं तो Mn+2 में बदल रहा हूँ, है ना। ये कहेगा मैं फेरिक में बदल रहा हूँ। तो जब तक लड़ाई चल रही है ना, ये फिर आएगा, ये कहेगा मैं तो Mn+2 बना रहा हूँ, ये कहेगा मैं फेरिक बना रहा हूँ, फिर ये कहेगा मैं Mn+2 बना रहा हूँ, ये कहेगा मैं फेरिक बना रहा हूँ। तो जब तक ये जिंदा है तब तक तो ठीक है, चलने दो। लेकिन ये खत्म तो होगा ही सही। तो ये खत्म होगा तो ये एक ड्रॉप जो है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगी, और वो एक्स्ट्रा ड्रॉप है ना वो लास्ट पॉइंट पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, तो लास्ट पॉइंट पे सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। बस ये मेरी टाइट्रेशन, ठीक है ना। और वो कितनी छोटी सी कंसंट्रेशन है, तो हम कहेंगे देखो भाई अगर 10 की पावर -6 मोल प्रति लीटर की भी बात कर रहे हो ना बेटा, तब भी विलियन का रंग क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे तब भी विलियन का रंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो एंड पॉइंट पे सॉल्यूशन का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, सॉल्यूशन टर्न्स पिंक हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब हम कहेंगे ठीक है दूसरा कुछ यूज करो, तो दूसरा हमारे पास K2Cr2O7 है। अब इसकी अलग समस्या थी, है ना। K2Cr2O7 की कहानी अलग है। इसका कलर तो मैं कहूंगी देखो इसका कलर जो है वो ऑरेंज है ना। जैसे तुमने ऑरेंज आइसक्रीम देखी है ना, इसका कलर बिल्कुल वैसा है। ठीक है भाई, ये K2Cr2O7। सही, तो हम कहेंगे ठीक है चलो ये हमारा K2Cr2O7 विलियन है ना। इसका कलर तो मैं कहूँगी ऑरेंज है। अब हम क्या करते हैं, तो हम वापस वही हमारा काम क्या है, कोनिकल फ्लास्क ले लो। अब हमें पता है कि भाई ये ऑक्सी कहाँ रखे, है ना बेटा। K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सी कहाँ रखे, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, हम आप चायक भर देंगे बस, और न्यूट्रल कराना है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है इसकी, क्या करता है ये, तो थोड़ा अपने को आइडिया भी होना चाहिए, थियरी भी पता होनी चाहिए। तो बेटा K2Cr2O7 है ना अम्लीय माध्यम में, ठीक है। न्यूमेरिकल तो इसकी थियरी पे फंसेंगे, मतलब इसकी इक्वेशन पे फंसेंगे। आपको पता होना चाहिए अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट जो है वो खुद तो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगी ठीक है चलो 2 लिख देती हूँ, 2Cr+3, क्योंकि क्रोमियम 2 है ना तो 2। तो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट खुद तो क्रोमियम+3 बना देगा। अब तुम कहोगे 7 ऑक्सीजन है तो भाई 7 वाटर डाल दो, सही है। अब हाइड्रोजन 14 है तो बच्चे यहाँ 14 H डाल दो, सीखा है ना, रिडॉक्स बैलेंस करना सिखाया था। चार्ज देखो तो यहाँ -2 है, प्लस का 14 है, यानी प्लस का 12, और यहाँ देखो 1 क्रोमियम पे 3, 2 क्रोमियम पे 6, तो डिफरेंस 6 का है। अब 12 है, इसको कम कैसे करूँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और वैसे भी ऑक्सीकारक है, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का तो चेंज ही होगा ना, खुद तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट कहता है मुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, ठीक है। अब काम कैसे करता है, तो तुम बताओगे अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 है ना, एसिडिक मीडियम में ये भी वही काम करता है जो MnO4- कर रहा था, ठीक है। तो भाई ये भी फेरस को क्या करता है, फेरिक में कन्वर्ट कर लेता है। सल्फाइट है तो सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर लेगा, काम तो ये भी वही कर रहा है, ऑक्सीकारक का कर रहा है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, हमने यहाँ से ये लिया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है कि देखो इसकी ऑरेंज ड्रॉप्स आएंगी, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा चायक है, तो ये तो कलरलेस है, ये बराबर लड़ाई करे। तो देखो ये पॉइंट न्यूट्रल है, ये पॉइंट न्यूट्रल है, ये पॉइंट न्यूट्रल है, लेकिन लास्ट पॉइंट पे है ना ये ड्रॉप जैसे इसमें एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है ना, तो इसका कलर नहीं है ना। पिछली बार तो क्या था, KMnO4 की 1 बूंद एक्स्ट्रा आ गई थी तो विलियन पिंक हो गया था, लेकिन इसका कलर नहीं आता है। ये बहुत ज्यादा मिलाऊंगी तो कलर आएगा, तो बहुत ज्यादा मिलाऊंगी वो लास्ट पॉइंट छोड़ दें। लास्ट पॉइंट तो वो एक्स्ट्रा ड्रॉप है ना जो न्यूट्रल नहीं हुई, है ना, जिसने अपना रंग दिखा दिया,
तो हम कहेंगे कि भाई प्रॉब्लम है ना, ये स्वयं इंडिकेटर नहीं है, ये खुद का कलर नहीं देता, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब हम कहेंगे भाई इंडिकेटर मिलाओ बाहर से, और तो क्या करोगी, खुद तो काम नहीं कर रहा तो किसी और को लगाओ काम। भैया आपने गाड़ी तो ले ली, खुद चलाओ। तो हम कहेंगे नहीं, मैं सेल्फ ड्राइवर नहीं हूँ, मैं गाड़ी तो खरीद सकता हूँ पर मैं चला नहीं सकता हूँ। तो गाड़ी तो तुम्हारी है, जाना भी तुम्हें है, तो या तो खुद चलाओ या फिर ड्राइवर रख लो। तो इसका ड्राइवर कौन है? तो इसका ड्राइवर है डाइफिनाइल अमीन। क्या बच्चे? डाइफिनाइल अमीन। तो आप क्या देखोगे कि भाई इसमें है ना, ये आपका चल रहा था, लड़ाई चल ही रही थी, इसमें थोड़ा सा डाइफिनाइल अमीन एक्स्ट्रा मिला के रख लो। तो डाइफिनाइल अमीन K2Cr2O7 क्या करता है, इस डाइफिनाइल अमीन को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट पॉइंट पे तुम्हारा विलियन जो है ना, वो क्या बोलूं मैं, आपका जो विलियन है ये ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें पहले से क्या मिला रखा है, हमने इसमें मिला रखा है इंडिकेटर डाइफिनाइल अमाइन। तो ये एनसीईआरटी में है बच्चे। 11th वालों की तो चलो इतना डिटेल और इतनी थियोरी नहीं आती, 11th वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक स्कूल एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट और जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझे मेरी बात? तो ऊपर से K2Cr2O7 आया, वो कहेगा मैं तो डाइक्रोमेट दे रहा हूँ, फेरस कहेगा मैं फेरिक बना लेता हूँ, फिर ये कहेगा मैं डाइक्रोमेट हूँ, मैं क्रोमियम +3 बनाता हूँ, ये कहेगा मैं फेरिक बनाता हूँ। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ज़्यादा हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपना कलर नहीं देता है। KMnO4 होता ना तो तेज तर्रार था कि ठीक है मैं ज़्यादा हो गया, मैं अपना ही कलर दे दूंगा पूरा सोल्यूशन पे ही, लेकिन ये अपना कलर नहीं देता है ना। मतलब इसके पास गाड़ी तो है पर उसको चलानी नहीं आती है, तो हम इसके लिए ड्राइवर रखते हैं। इसका ड्राइवर है डाइफिनाइल अमाइन। डाइफिनाइल अमाइन क्या कहता है, अच्छा भाई ठीक है आप बैठो, जैसे ही आपका एक ड्रॉप एक्स्ट्रा आएगा, सामने वाला खत्म हो जाएगा, तो मैं अपना कलर दे दूंगा, है ना। तो मैं अपना कलर दे दूंगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा ब्लू। तो मैं चेंज हो जाऊंगा तो पता चल जाएगा कि अब आप लड़ाई जीत चुके हो। बस इतनी सी बात है ना। तो देखो कुछ ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होते, लेकिन किसी और इंडिकेटर जैसे डाइफिनाइल अमाइन को ऑक्सीडाइज कर लेते, और लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, तो बच्चे लास्ट पॉइंट पे सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे मान लेते हैं। क्लियर? तो अंतिम बिंदु पे होगा वही मीली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, है ना बेटा। लास्ट पॉइंट पे होगा क्या, लास्ट पॉइंट नहीं बोल के अंतिम बिंदु को एंड पॉइंट बोलेंगे। तो एंड पॉइंट पे होगा क्या, तो मैं कहूंगी मीली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल्स टू मीली इक्विवेलेंट ऑफ, तो भाई ये ऑक्सीकारक है तो मीली इक्विवेलेंट किसके ले लेना, अपचायक के ले लेना, है ना। अपचायक को क्या लिखना है, रिडक्टेंट। तो जिसकी टाइट्रेशन तुमने इसके साथ कराई उसके मीली तुल्यांक इसके मीली तुल्यांक बराबर हो जाएंगे, लास्ट पॉइंट पे कलर जो है वो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो वो पहली बार सेल्फ इंडिकेटर था KMnO4, ये नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थर्ड इंटरेस्टिंग मेथड क्या है, तो थर्ड मेरे पास जो टाइट्रेशन है ना बेटा, वो सिर्फ उन रिएजेंट्स के लिए है जो क्या करें, जो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर लेते, तभी मैं कुछ काम कर पाऊंगी, अदर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी जो थर्ड टाइट्रेशन है वो उन यौगिकों के लिए है जो I- को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने ले लिया कॉपर +2 का सॉल्यूशन, ठीक है, और कॉपर +2 के सॉल्यूशन में मैंने मिलाया Ki। ठीक है, टाइट्रेशन कैसे है देखो, तो कॉपर +2 में Ki मिलाऊंगी ना, तो Ki क्या करेगा, I-, है ना। तो कॉपर +2 खुद तो अपचयित हो जाएगा, Cu2I2, और बाकी जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो रिडॉक्स तो हुआ, देखो यहाँ कॉपर +2 है, यहाँ कॉपर +1 है, Cu+2, ये Cu2+2 है ना, क्यूपरस आयोडाइड है ये, Cu2+2, मतलब एक कॉपर का चार्ज तो +1, तो कॉपर +2 से कॉपर +1 गया, इसका तो अपचय, और I- से I बना तो ऑक्सीकरण, तो रिडॉक्स तो है। तो ये टाइट्रेशन है ही स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए। इंटरेस्टिंग मेथड इसलिए क्योंकि ये कुछ खास लोगों के लिए, खास रिएजेंट्स के लिए, और वो खास रिएजेंट का काम है कि आपको I- को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो कॉपर कहेगा हाँ मैं तो कर दूंगा, मैं खुद तो क्यूपरस बना लूंगा और I- को I2 में बदल दूंगा। अब बेटा ये जो सॉल्यूशन है ना, ये यहाँ पे है, ये ब्राउन कलर का है,
तो कॉपर तो नीले रंग का था, तो कॉपर तो खत्म हो गया ना आपका, कॉपर +2 तो खत्म हो गया, तो ब्राउन कलर गायब हो गया। तो ये क्लाउडी ब्राउन हो जाता है, मटमैला हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। अब इसमें I2 है, मुझे क्या पता, ऐसा हो सकता था ना कि Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो गया, खत्म हो गई बात, है ना। तो हम कहेंगे अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, इसमें थोड़ा स्टार्च डाल देते, है ना। तो तुमने देखा है स्टार्च की खास बात है, स्टार्च अगर आयोडीन के संपर्क में आया तो ब्लू हो जाता है ना। जैसे घर में दूध आता है और हमें लगता है कि नहीं किसी ने दूध में आटा मिला दिया है या मैदा मिला दिया है, तो दूध का जांच कर लो, तो आप दूध में खाली है ना आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो। अगर आपने दूध में आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो दूध जो है वो नीला हो गया मान लो, तो इसका मतलब दूध में आटा मिला हुआ है, मैदा मिला हुआ है, स्टार्च मिला हुआ है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। तो ये ब्राउन कलर सॉल्यूशन है, इसमें I2 है, मुझे कैसे पता, तो जैसे ही मैं इसमें स्टार्च मिलाऊंगी तो ये ब्लू कलर आ जाएगा, तो ब्लू आ गया, इसका मतलब इसमें आयोडीन है। अब ये आयोडीन गायब करनी है मुझे, तो ये आयोडीन गायब कैसे होगी, तो मैं इसमें मिला लेती हूँ थायोसल्फेट H2O3-2। अब ये H2O3-2 क्या करता है, फिर से क्या करता है, I2 को अपचयित करने का काम करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब तक I2 है ये ब्लू कलर रहेगा, है ना। तो अगर मैं इसकी टाइट्रेशन, इस विलियन की टाइट्रेशन फिर से कराती हूँ थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन से, सोडियम थायोसल्फेट मिला दो, तो ये हाइपो क्या करता है, तो ये हाइपो I2 से क्रिया करके खुद तो बनाता है S4O6-2 और I2 जो है फिर से अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका ब्लू कलर जब तक गायब नहीं होता, ब्लू है इसका मतलब आयोडीन है, जब तक ब्लू इसका गायब नहीं हो जाता तब तक आप इसकी क्रिया किससे कराओ, हाइपो से कराते चलो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, ब्लू गायब हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग मेथड क्यों है, क्योंकि पिछली बार तो कलर आने का वेट कर रहे थे, टाइट्रेशन में क्या कर रहे थे, हाँ कि मैंने वो वाली टोटी चलाई और यहाँ से हाँ ठीक है बराबर शेप कर रहा है उसको, चलता जा रहा है, न्यूट्रल पॉइंट लाओ लाओ लाओ, लास्ट पॉइंट आ गया वो पिंक आ गया, या पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला है तो डाइफिनाइलामाइन मिलाया, हाँ ब्लू आ गया। तो वहाँ कलर आने की जिद थी या कलर जाने की जिद है, वो पॉइंट ढूंढना है जब ये ब्लू एकदम से क्या होगा, गायब हो गया, अचानक से दिखेगा तुम्हारे गायब, वो लास्ट पॉइंट मुझे पकड़ना है। तो वो अंतिम बिंदु क्या होगा, उस अंतिम बिंदु पे थायोसल्फेट की मील इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I2 की मील इक्विवेलेंट, ठीक है भाई, है ना। तो ये दोनों चीजें जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक टाइट्रेशन है, इसको इंटरेस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खास लोगों के लिए है ना। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्या है कि देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग मेथड, एक और इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन ये उन्हीं कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जो I- को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कॉपर+2, तो कॉपर+2 जब I- से क्रिया करता है तो कॉपर+2 खुद तो क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर+1 और I- I2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपर+2 का अपचयन और इसका ऑक्सीकरण, लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर है वो ब्राउन सॉल्यूशन है। पता कैसे करेंगे, इसमें I2 है तो ये कह रहा है आप अगर इसमें स्टार्च मिला दो तो सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है, तो I2 तो है। अब उस I2 को आउट करना है, कर लो आउट, कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे इसको थायोसल्फेट हाइपो से रिएक्ट कर दो, तो बेटा हाइपो जो है H2O3-2 खुद टेट्राथायोसल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और I2 फिर से अपचयित हो जाएगा और I2 गायब तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लगेगा आपने I2 एक्वस लिखा है तो I2 आयोडीन कौन सा पानी में घुल जाती, तो नहीं घुलती है। आयोडीन को अगर घोलना है ना तो Ki मिलाओ, क्योंकि Ki और I2 मिलके Ki3 बना लेते हैं, I3- है ना, यहाँ पे आयोडीन जो है वो I3- के रूप में है, ठीक है। I3- वापस अलग हो जाएगा, I- और I2 पर एक बार घुलेगा तो सही, इसलिए I2 की जल में विलेयता बढ़ाने के लिए Ki हम मिला देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। फिर टेंशन ही क्या है। तो ये हमारा थर्ड टाइट्रेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आयोडोमेट्रिक बोल दो I- को यूज कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक है जो जो ये काम कर दे, जो जो I- को I2 में कन्वर्ट कर दे, है ना, और यहाँ पे कोई कलर बनाए या I2 बना ले, बस कलर का जरूरी नहीं है, I2 होगा तो सोल्यूशन ब्लू हो ही जाएगा। अब उसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, वो वाली टाइट्रेशन तो फिक्स रहेगी, हाइपो वाली थायोसल्फेट वाली वो टाइट्रेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इससे मैं यहाँ की रीडिंग निकालूंगी, इससे मैं इनिशियल इक्विवेलेंट्स निकाल दूंगी, तो ये भी एक मेथड है। इस पे न्यूमेरिकल करा रखा है बेटा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
है ना, वो आप चेक करेंगे ना तो ये थियरी आपको उसमें काम आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास ऑक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ठीक है, ऑक्सीकारक और तो हम कहेंगे अपचायक, इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ठीक है भाई, कैसे ज्ञात करेंगे हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट। तो देखो ऑक्सीकारक की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट, तो तुम कहोगे दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकारक क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन। क्योंकि दूसरे को ऑक्सीकृत करोगे, उसके इलेक्ट्रॉन छुड़वाओगे तो लेगा कौन, खुद ही तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे ऑक्सीकारक दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन, यानी ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है भाई, ऑक्सीकारक जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ओके, और अपचायक क्या करता है, तो बेटा अपचायक दूसरे का अपचयन करना, खुद का ऑक्सीकरण, खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाएंगे। तो अपचायक दूसरे का अपचयन, स्वयं का ऑक्सीकरण, मतलब अपचायक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, चलो, एक जना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक जना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब अगर मैं बात करूं कि नहीं आप तो तुल्यांकी भार बताओ, तो देखो ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार, ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार, तो हम कहेंगे इसका अणुभार, ऑक्सीकारक का अणुभार डिवाइडेड बाय, तो ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, तो 1 मोल ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, 1 मोल पे बात करेंगे अपन। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन के मोल्स, 1 मोल कितने मोल एक्सेप्ट करता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोल्स पे बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूंगी अच्छा फिर तो अपचायक का तुल्यांकी भार, है ना, अपचायक का तुल्यांकी भार, तो भाई अपचायक दूसरे का अपचयन, खुद का ऑक्सीकरण, खुद के तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो बात वही है, वापस क्या करना है, इसका अणुभार अपॉन, तो मैं कहूंगी अब क्या करेगा, 1 मोल अपचायक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के मोल, है ना, क्योंकि मोल है ना तो मोल में एक्सेप्ट करेगा, नंबर में मत कर लेना, एवोगाड्रो नंबर लिया होगे मतलब दिए मोल्स। ठीक है, तो 1 मोल अपचायक द्वारा, 1 मोल अपचायक द्वारा ग्रहण किए गए, क्योंकि उसने सॉरी त्यागे गए, ग्रहण क्यों करेगा, त्यागेगा ना, दूसरे का अपचयन, खुद का ऑक्सीकरण तो लूज करेगा, तो अपचायक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के मोल। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इस पे तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है नीट और जेई के पैटर्न से, है ना। 11th वालों के लिए इतना डिटेल में आता नहीं है, तो उनकी इच्छा है, अगर आपके स्कूल एग्जाम्स है थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ आगे फ्यूचर में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पीछे तो कोई चीज़ छोड़ती नहीं है, तो वो तुम्हें देखना है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन, तो खुद तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या एक K2Cr2 है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे आपको बताना है। या एक फेरस जो है वो कितने त्याग रहा है, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा तो लूज करेगा ना, वो एक पे बात करनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, कुल मिला के बात इतनी सी है। और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, देखो इन पे बेस्ड, है ना। जैसे मान लो आपको कह दिया कि भाई अम्लीय माध्यम में, आप ऐसा करो, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार बता दो। ठीक है ना, अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसा करो, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार बताओ।
ठीक है, क्या ही दिक्कत है। तो बेटा अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट Cr2O7-2 खुद किस में कन्वर्ट होता है, तो मैं कहूंगी Cr+3, है ना। अब ये कितने हैं, क्रोमियम 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, देखो 1 क्रोमियम x 2 क्रोमियम 2x, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विद 7 इक्वल्स टू -2, तो तुम कहोगे 2x बराबर 12 और x बराबर 6, ठीक है। और यहाँ देखो तो 1 क्रोमियम का चार्ज तो +3 है ना, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी है ना बेटा, ऑक्सीकरण अंक में कमी कितनी, तो तुम कहोगे 3 की कमी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 2 था, तुमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, तो बेटा 6 की कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी 3 × 2 कितने की, 6 की कमी, तो ठीक है 6 की कमी हो जाएगी, मतलब इसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लिए होंगे। तो चाहे तो तुम यहाँ से इसको भी एन फैक्टर बोलते हैं, इसको भी एन फैक्टर बोलते हैं, डाइक्रोमेट का एन फैक्टर कितना है 6, है ना। यहाँ ऑक्सीकरण अंक में कमी कितनी है 6, तो दोनों मतलब एक ही है, एन फैक्टर निकालो चाहे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन निकालो। अब मुझे तो तुल्यांकी भार निकालना है, तो ठीक है K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार, तो हमने क्या पढ़ा था, तो हमने तो पढ़ा था अणु भार अपॉन इसका 1 मोल, देखो इसका 1 मोल है, उसके मोल मत गिनना बेटा, डाइक्रोमेट तो एक ही है ना। अब पोटेशियम क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि K तुम माध्यम में हो तो K ही रहेगा, उसका क्या है K+ ही रहेगा, है ना। तो उसमें एक K2Cr2O7 में एक Cr2O7 है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 6, तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा m/6। तो कोई कहे नहीं n फैक्टर से डिवाइड कर दो, चाहे 1 मोल एक्सेप्ट कर रहा है उससे बात कर लो, डिवाइड कर दो, आंसर सेम आएगा, वो दोनों चीजें सेम ही होती है ना, क्योंकि n फैक्टर में बच्चे उलझ जाते हैं, अभी n फैक्टर क्या है, इसलिए वापस देखो, मान लो तुमसे कहे नहीं KMnO4 का अणुभार बताओ अम्लीय माध्यम में, ऐसा करो KMnO4 का अणुभार निकालो, तो निकाल दो, परेशान क्यों होना है। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का अणुभार, अणुभार नहीं तुल्यांकी भार, सॉरी, ठीक है। अब देखो KMnO4 का अणुभार है ना, वो 158 होता है, प्रैक्टिकल करोगे तो यूज करना पड़ेगा, तो याद ही रख लो 158 होता है, नहीं तो गिवन होगा था, वो टेंशन है नहीं, है ना। अब अम्लीय माध्यम में तो बेटा मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, अम्लीय माध्यम में KMnO4 का MnO4- पर मैंगनेट आयन किस में बदलता है, Mn+2। अब दो तरीके, या तो n वेक्टर ले लो या 1 मोल KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ले लो, तुम्हारी इच्छा है। देखो जैसे यहाँ Mn को x मान लेती हूँ, तो ऑक्सीजन -2 × 4 इक्वल्स टू -1, तो भाई x की वैल्यू +7 और यहाँ x की वैल्यू +2, तो एक KMnO4 एक ही Mn है, लड़ाई है ही नहीं, 7 से 2, तो 5 की कमी आई। तो कोई पूछे n फैक्टर कितना है, तो मैं 5 ही बोलूंगी, और तुम्हें लगेगा नहीं मैडम मैं तो बैलेंस करके करना चाहता हूँ, 1 मोल MnO4 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मैं तो वो करना चाहता हूँ, तो वो कर लो, है ना। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 वाटर डाल दो, हाइड्रोजन 8 हो गए बेटा, तो 8 HIN डाल दो। अब चेक कर लो, यहाँ तो आवेश प्लस का 2 दिख रहा है, यहाँ प्लस का 8 दिख रहा है और माइनस का 1 दिख रहा है, तो वही हुआ ना 7 से 2, 5 का डिफरेंस आया, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, घूम फिर के बात वहीं आती है, सेम कॉन्सेप्ट ही है, दो तरीके से पढ़ते हैं हम खाली ये। तो 1 मोल MnO4 माइनस द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूँगी 5 मोल, तो तुल्यांकी भार तो मैं कहूँगी 158/5 m/5 या 158/5। यहाँ कोई कहती है n फैक्टर से कर लो, तो n फैक्टर भी तो 5 है। n फैक्टर क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक में कमी या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, तो भाई वो भी तो 5 है, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको कहा गया, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको कहा गया है कि KMnO4 और राइट द बैलेंस टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसकी टाइट्रेशन वाली अभिक्रिया लिखनी है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है भाई। H2SO4 की उपस्थिति में KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में अभिक्रिया लिखो,
तो H2SO4 तो हमने पकड़ लिया कि भाई H2SO4 तो अम्लीय माध्यम के लिए लिया है ना। तो अम्लीय माध्यम में देखो MnO4 माइनस, तो हम कहेंगे अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस तो अभी पढ़ा था, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो बेटा यहाँ 4 वाटर ले लो। अब हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 8 H डाल दो। फिर आवेश देखो प्लस का 2 है, प्लस का 7 है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो, है ना। ये तो मैंने तुम्हें हर बार इक्वेशन सिखाई। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 की तो बैलेंस्ड इक्वेशन ये है। अब हमें पता ही है ऑक्जेलिक एसिड मतलब ऑक्सीलेट आयन, तो ऑक्सीलेट आयन जो है वो क्या करेगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको खुद का अपचयन करना है तो इसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। तो मैं बना देती हूँ 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कहेगा भाई मुझे तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो कह रहा है मैं 2 छोड़ूंगा। तो फिर तो तुम्हें सिखाया था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो। तो हम कहेंगे अगर यहाँ लिखें तो ये 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस 2। अब 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यहाँ क्या आएगा 2Mn+2 प्लस 4 CO2 प्लस 8 H2। ठीक है, तो जब तुम बैलेंस करते हो ना बेटा तब भी रिडॉक्स की ये इक्वेशन एज इट इज बैलेंस्ड होती। क्लियर। अब आपको एक और क्वेश्चन दिया, लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, लास्ट में बग जाते हो करते नहीं हो। ठीक है, तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ASO3 एंड BrO3 माइनस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो बेटा आपको तुल्यांकी भार बताना है। क्लियर। अभी के लिए आपको दे रखी है ASO3 प्लस BrO3 माइनस, माध्यम आपका अम्लीय है। ठीक है, ASO3 आपका ASO4 माइनस 3 में, सॉरी ASO3 माइनस 3 है, ये कन्वर्ट हो गया ASO4 माइनस 3 और ये Br माइनस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ तो आधी आधी करके वैसे कर लो, 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, या फिर n वेक्टर से कर लो। n वेक्टर से कैसे, तो देखो ASO3 माइनस 3 में AS का ऑक्सीकरण x, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू -3, तो यहाँ x बराबर +3। और यहाँ आओ तो देखो AS x हो गया, ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू -3, क्योंकि बराबर में ना ऊपर -3 है तो ये, तो x की वैल्यू 5 है। तो भाई देखो 3 से 5 है ना, और ये चेक करना इधर भी एक आर्सेनिक है, इधर भी एक आर्सेनिक है, तो ऑक्सीकरणांक बढ़ा, कितना बढ़ा, तो मैं कहूँगी 2 से बढ़ा। तो भाई तुल्यांकी भार जो है ना वो ASO3 का बताओ, तो इसका n फैक्टर है ना बेटा, जो बढ़ता है ना वही, तो इसका n फैक्टर 2 है, तो तुम कहोगे अणुभार डिवाइड बाय 2 कर दो, बात खत्म। अब वहां जाओ BrO3 माइनस से Br माइनस, तो देखो Br को x मान लेती हूँ, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू जो है ना बेटा 3 दूनी 6, उधर गया तो कितनी होगी +6 और 5 हो गई। और यहाँ क्या है, तो Br -1 है, तो ध्यान से सोचो 5 से 0 और 0 से -1, 6 सीढ़ी नीचे उतरे हो, है कि नहीं, 5 से 0 और 0 से -1, तो घटे तो घटे, कितना घटे, 6 से घटा। ठीक है, तो डिक्रीज बाय 6 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ BrO3 माइनस, तुल्यांकी भार इसका बताओ, तो तुम कहोगे अकेले है, देखो Br अकेला है, उधर भी अकेला है, पहले तो ये चेक कर लेना, यूं नहीं वहाँ 2 हो तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ 2 हो तो फिर डिवाइड बाय 2 करना, बराबर रखना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो अब क्या करूँ, तो मैं कहूँगी कि भाई अकेले पे ना 6 का फर्क आ रहा है, n फैक्टर 6 है, तो अणुभार डिवाइड बाय 6 कर लो बस। तो ये इसका तुल्यांकी भार और ये इसका तुल्यांकी भार। क्लियर। तो यहाँ मैंने तुम्हें कंप्लीट करा दिया है, क्या कंप्लीट करा दिया है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। क्लियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।